everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. So in today's video we will discuss the most important MCQs from lecturer physics exam point of view. और ये जो MCQs मैंने आज की वीडियो में पिक किए हैं, ये जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था GIC यूपी लेक्चरर फिज़िक्स का, उसमें से क्वेश्चंस हैं ये वाले। एंड जो भी अब अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आज की वीडियो में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। So these MCQs will be helpful for you if you are preparing for any lecturer physics exam. First question is, the total energy of a simple pendulum is E. When the displacement is 1/3 that of the amplitude, its kinetic energy will be. So total energy हमें capital E जो है वो बताई है। Displacement कहते हैं जब 1/3 of amplitude हो जाए, उस केस में kinetic energy जो है वो कितनी हो जाएगी। Total energy E is equal to half m omega square a square. This is the formula. So kinetic energy का formula होता है half m omega square a square minus y square. A here stands for amplitude, y stands for displacement. अब यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, half m omega square को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. So half m omega square a square minus half m omega square y square. जो फर्स्ट है वो क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी ई के इक्वल. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो क्वेश्चन में गिवन है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड. तो वाई इज इक्वल टू a/3 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो के काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 9. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज टोटल एनर्जी ई. तो यहाँ पर हमने E लिख दिया. सो E माइनस ई बाई 9 इज इक्वल टू 8E बाई 9. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी 8E बाई 9. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर Q एंड रिलैक्सेशन टाइम टॉ ऑफ एन ऑसिलेटर इज. सो क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशनशिप क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. Q इज इक्वल टू टॉ ओमेगा. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी फैक्टर and relaxation time. Next question is, when the phase velocity of an electromagnetic wave depends on frequency in any medium, the phenomenon is called as. तो जो phase velocity है जो है, phase velocity depends on frequency. In that case जो है उसको क्या कहते हैं हम. First option is scattering, second is polarization, third is absorption, fourth is dispersion. सो फेज़ वेलोसिटी C इज़ इक्वल टू ओमेगा बाई के. तो जब ये डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर, उस फिनोमिनन को हम कह देते हैं डिस्पर्जन. डिस्पर्जन फिर फर्दर उसमें केसेस भी हैं, नॉर्मलस डिस्पर्जन एंड नॉर्मल डिस्पर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड द प्रोपगेशन नंबर के ऑफ अ वेव आर रिलेटेड बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, where C and omega naught are constants, then the product of the group velocity Vg and phase velocity V is given by. तो यहाँ पर जो है हम एक रिलेशन दिया है उन्होंने, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और हमें यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है. तो फार्मूला फॉर द फेज वेलोसिटी इज V इज इक्वल टू ओमेगा बाय के एंड ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के. अब हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. सो एक्सप्रेशन इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर. अब हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट किया तो बन गया 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू C स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ऐसा ही आ गया, के स्क्वायर का कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू के आ गया 2k, बट हमें चाहिए डी ओमेगा बाई डी के बिकॉज यही है ग्रुप वेलोसिटी. सो डी ओमेगा बाई डी के इज़ इक्वल टू C स्क्वायर के बाय ओमेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई. फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने पहले लिखा था, अब दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं. यहाँ पर जब आप दोनों वेलोसिटीज़ का प्रोडक्ट करोगे इट विल बी ओमेगा बाय के इंटू C स्क्वायर के बाय ओमेगा. सो ओमेगा बाय के एंड के बाय ओमेगा कैंसिल हो गया. क्लियरली हमारे पास आंसर आ गया C स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the energy per unit time and per unit area transported by the electromagnetic field is expressed as.
First option is S is equal to 1 upon mu naught E cross B. Second option is S is equal to E cross B. Third is S is equal to mu naught E cross B. Fourth is S is equal to 1 upon epsilon naught E cross B. So S here is Poynting vector, which is the cross product of electric field vector and magnetic field vector. So यहाँ पर क्वेश्चन में लेकिन उन्होंने हमें B पूछा है. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H. हम यहाँ पर B एंड H का जो रिलेशन है वो यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर H की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपॉन म्यू नॉट. सो S विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट E क्रॉस B, जो कि ऑप्शन A है. सो इन दिस क्वेश्चन A ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पर एक तरफ डिवाइसेस है, एक तरफ प्रिंसिपल है, और हमें ये बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है. फर्स्ट इज पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज. ये तो सही है, राइट. पोटेंशियोमीटर जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. सेकेंड इज वोल्टामीटर, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट. थर्ड इज इंडक्शन कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फोर्थ इज ट्रांसफॉर्मर, म्यूचुअल इंडक्शन. तो यहाँ पर जो है सी आना चाहिए, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, बिकॉज इंडक्शन कॉइल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट. तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक रिलेशन इज करेक्ट. तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा थर्मोडायनामिक रिलेशन सही है. सो वी हैव स्टार्टेड tedious इक्वेशंस फॉर आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेसेस. सो जो यहाँ पर आइसोकोरिक है ये वाली इक्वेशन करेक्ट है. TdS इज इक्वल टू CP/dt माइनस T कर्ल ऑफ V बाय कर्ल ऑफ T एट कांस्टेंट P dP. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जूल थॉमसन इफेक्ट द गैस. फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज हीट्स अप. सेकेंड इज ऑलवेज कूल्स डाउन. थर्ड इज नाइदर हीट्स अप नॉर कूल्स डाउन. Fourth is heats up or cools down depending upon its initial temperature. So this is the relation given by Joule-Thomson effect, which relates change in temperature with change in pressure. dt and dp को relate हुआ है इस expression में. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो T है, T अल्फ़ा -1 के ऊपर डिपेंड करता है कि कूलिंग प्रोड्यूस होगी या फिर हीटिंग प्रोड्यूस होगी. अगर T अल्फ़ा -1 जो है वो पॉजिटिव है, इन दैट केस dt जो है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड कूलिंग होगी. अगर T अल्फ़ा -1 ज़ीरो है, इन दैट केस कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा. अगर T अल्फ़ा -1 नेगेटिव है, इन दैट केस हीटिंग प्रोड्यूस होगी. सो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, हीट्स अप और कूल्स डाउन डिपेंडिंग अपॉन इट्स इनिशियल टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. फर्स्ट इज gold is a paramagnetic substance. Second is ferromagnetic substances show all properties of paramagnetism. Third is diamagnetic substances obey Curie's law. Fourth is the magnetic susceptibility of air is 0. जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट है. येस, गोल्ड इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. सेकेंड पॉइंट जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, दिस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज दोनों जो हैं वो अलग हैं. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ओबे क्यूरीज लॉ, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट दैट द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ एयर इज़ 0. चाहे हम देखें जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है दैट इज़ समथिंग हाउ मच अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड. मोर ओवर यहाँ पर अगर फ्री स्पेस होता, एम्प्टी होता, तो इन दैट केस ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है उसकी 0 हो जाती है. बट यहाँ पर हम एयर की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी 0 कंसिडर कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्ट एंड फोर्थ, गोल्ड इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ एयर इज़ 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द डिबाइस लॉ ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स. फर्स्ट है यहाँ पर एट हायर टेम्परेचर इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 3R. Second is at low temperature it is proportional to T cube. Using the following code, find the correct answer. First option says only first is true. Second is only second is true. Third says both are true. Fourth says neither one nor two is true.
तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगी, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं. एट हायर टेम्परेचर जो है इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3R, विच इज़ डूलोंग पैटेंट लॉ भी है, ये डिबाय थ्योरी से भी प्रूव हो जाता है. एंड सेकेंड ऑप्शन इज एट लोअर टेम्परेचर इट इज़ प्रोपोर्शनल टू T³ विच इज़ द डिबायज लॉ ऑफ स्पेसिफिक हीट. तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the temperature volume relation of a monatomic ideal gas undergoing adiabatic process is. तो यहाँ पर हमें जो है temperature volume relation बताना है adiabatic process के लिए for ideal gas. So temperature volume relation for adiabatic process is TV gamma -1 is equal to constant. क्वेश्चन में उन्होंने बोला है आइडियल गैस के लिए गामा जो है CP/CV की रेशियो होती है 5/3. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे गामा -1 कितना हो जाएगा 5/3 -1 विच विल बी 2/3. तो यहाँ पर करेक्ट रिलेशन होगा TV 2/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी द अब्जॉर्प्टिव पावर इज. अब्जॉर्प्टिव पावर जो है परफेक्ट ब्लैक बॉडी की 1 है, बिकॉज जितनी भी उस पर जो भी वेवलेंथ्स इंसिडेंट होती हैं इट अब्जॉर्ब्स ऑल द वेवलेंथ्स. तो यहाँ पर जो है 1 है इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डायफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट व्हेन द विड्थ ऑफ स्लिट इज डिक्रीज्ड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि जब हम डायफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट में स्लिट ऑफ विड्थ को डिक्रीज कर देते हैं देन व्हाट हैपन्स टू द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. क्या विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या फिर सेम रहती है, या फिर नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जो विड्थ है दैट इंक्रीजेस. ठीक है, जब विड्थ ऑफ स्लिट को हम डिक्रीज करते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीज हो जाती है, ऑल्दो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इट बिकम लेस ब्राइट. यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपन्स इफ वाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट. ठीक है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में वी नो दैट ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन द सर्कुलर पैटर्न. तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट की जगह पर वाइट लाइट यूज़ करें तो क्या चेंज आएगा. फर्स्ट इट सेज फर्स्ट फ्यू रिंग्स आर क्लियर एंड रिमेनिंग कैन नॉट बी व्यूड. कुछ पहली रिंग्स दिखेंगी, बाद वाली जितनी है वो नहीं दिखेंगी. सेकेंड ऑप्शन इज सेज ऑल रिंग्स कैन बी व्यूड क्लियरली, सारी रिंग्स को आप अच्छे से देख सकते हो. थर्ड इज नो रिंग कैन बी व्यूड क्लियरली. फोर्थ इज नो रिंग्स कैन बी व्यूड एट ऑल. सी ऑप्शन कहती है कि जो रिंग्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखेंगी, और फोर्थ ऑप्शन कहती है कि रिंग्स दिखेंगी नहीं, मतलब जो वो पैटर्न फॉर्म होता है वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा अगर आप वाइट लाइट यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट. तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी. सारी रिंग्स जो हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं, ऑल रिंग्स कैन बी व्यूड क्लियरली. जब हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट यूज़ करते हैं इन दैट केस जो है सेंट्रल रिंग तो हमेशा डार्क ही रहेगी, लेकिन जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट में जो विबग्योर का पैटर्न है तो ट्रांसमिटेड लाइट में उसके कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न आपको दिखेगा. ये हमें पता भी है कि जब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ करते हैं इन दैट केस रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड में लाइट में क्या होता है पैटर्न इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मतलब रिफ्लेक्टेड में जो हमें ब्राइट दिख रहा है वो ट्रांसमिटेड में हमें डार्क दिखेगा. सेम हैपन्स विद वाइट लाइट, कलर जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, दैट इज़ द ओनली थिंग. अदरवाइज सारी रिंग्स को जो है क्लियरली देखा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फिनोमिना विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट. सो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर कौन सा फिनोमिना नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट इज पोलराइजेशन, सेकेंड इज डायफ्रैक्शन, थर्ड इज इंटरफेरेंस, फोर्थ इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, डी photoelectric effect. Rest all can be explained on the basis of wave theory. Photoelectric effect can be explained on the basis of quantum theory of light. Next question is Michelson-Morley experiment shows that first option है Newtonian mechanics is correct for all low and high velocities. Second is there is an absolute ether frame.
Third is there is no absolute ether frame but all frames are relative. Fourth is velocity of light is relative in all cases. So first option जो है वो तो हो गई गलत, because न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज करेक्ट फॉर ऑल लो. लेकिन हाई की अगर हम बात करें, बिकॉज व्हेन द स्पीड इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यूटोनियन मैकेनिक्स डजंट अप्लाई. वैसे भी जो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया गया था टू शो द प्रेजेंस ऑफ ईथर, राइट. लेकिन जो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आया दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज ईथर. तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम बट ऑल फ्रेम्स आर relative. Next question is the maximum power absorbed by a forced oscillator is. So maximum power absorbed by forced oscillator कब होती है? First option है at resonance. Second is at half frequency from resonance. Third is at double frequency from resonance. Fourth is at zero frequency. यहाँ पर A option correct है at resonance. Resonance means at the natural frequency of undamped oscillator which is omega is equal to square root of s by m. और इस केस में जो पावर है that is equal to f naught square by 2r. Rest in both the cases at high frequency and at low frequency power tends to be 0. So यहाँ पर A option ही correct है. Next question is which one of the following sets of equations is independent in Maxwell equations? First है the two curl equations, second two divergence equations, third is both the curl and divergence equations, fourth is the two curl equations combined with the continuity equation. तो जो दोनों divergence equations हैं del dot D is equal to 0, del dot B is equal to 0, so इनको हम consider करेंगे independent equations. So यहाँ पर correct option क्या हो गई? The two divergence equations. सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो. आई होप जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे रिजॉल्व हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.